तो गाइस चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एसपीएम बीवी का दिसंबर 25 का सजेस्टेड आंसर के हिसाब से प्रॉपर सॉल्यूशन। सो हमने पेपर को पहले ही सॉल्व कर लिया था आपके लिए, और वीडियो डालने के पहले एक बार सजेस्टेड आंसर से भी अभी मिला लिया गया है। तो आपको जो भी यहाँ पे बताया जाएगा फुल प्रूफ बताया जाएगा, और कुछ जो डिस्क्रिपेंसी आपके एग्जाम में हो सकते थे वो भी आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, तो एमसीक्यू में तो पहले ही हम लोग जो एग्ज़ाम पेपर रिव्यू में बात कर लिए थे तो वो सेम ही है, बट फिर भी वापस यहाँ पे आपको बता देते हैं क्या है इसमें। देखो, पहला, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, टेक्निकल एनालिसिस की, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Second, the dash ratios are used to compare financial statements of different size companies or the same company over different periods. तो इसका आंसर होगा कॉमन साइज। कॉमन साइज क्यों होगा? क्योंकि ये सेम कंपनी का ओवर डिफरेंट पीरियड्स चेक करता है, और वैसे ड्यूपॉन्ट लिक्विडिटी और पीई जो है वो एकदम अलग है कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। इसका इस ऊपर के हेडिंग से कोई ताल्लुकात भी नहीं है, तो आराम से आप समझ जाएंगे कि शॉर्ट कॉमन साइज है। विच वन ऑफ द वेरी बेसिक पैरामीटर of the financial which is one of the very basic parameter of financial performance of a company? employee satisfaction, ये तो नॉन फाइनेंशियल है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, ये फाइनेंशियल होता है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ये प्रोडक्शन कितना करना था, कितना किए, यूनिट्स में मेजर होता है, नॉन फाइनेंशियल है। इनोवेशन रेट नॉन फाइनेंशियल है। तो नॉन फाइनेंशियल आपको नहीं बताना, आपको क्या बताना है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाला मैट्रिक्स बताना है। जो केपीआई आप लोग पढ़ते थे उसमें से ये क्वेश्चन आया है। फिर द एलिमेंट्स ऑफ ईआरएम इंक्लूड्स, एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट, एन इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री व्हेन एक्चुअल रिटर्न्स आर ऑलवेज डैश द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? क्या होगा यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री व्हेन एक्चुअल रिटर्न्स आर ऑलवेज डैश द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इसका मतलब क्या होगा? रिस्क फ्री कब होगा? जब एक्चुअल रिटर्न इज ऑलवेज इक्वल टू, कि लेस देन, कि मोर देन, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। तो इसका आंसर होगा एक्चुअल रिटर्न जब एक्सपेक्टेड जितना दे रहा है तो कोई रिस्क है ही नहीं। जब एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न जितना दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज नो रिस्क। ठीक है, तो इक्वल आंसर है। नेक्स्ट, अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, कूपन 9% एंड मेच्योरिटी ऑफ 10 years is trading in a bond market. Its current yield is 8.18%. Then the bond is trading in the market at, क्या बोलेंगे हम लोग? कि अगर हमारा एक बॉन्ड है जिसका कूपन 9% है, और अगर इसका मेच्योरिटी 10 years है, तो अपने समझ सकते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड यील्ड क्या होगा। एक्सपेक्टेड यील्ड क्या होगा? हिसाब से अपने को वाईटीएम निकालना है, बट वाईटीएम के लिए क्या होता है ना, आईपीआरपी डिफरेंट होता है, तब वाईटीएम में कोई फ़र्क पड़ेगा कैलकुलेशन में। बट यहाँ पर सिंस कोई आईपी इशू प्रोसीड्स नहीं है, कुछ रिडेम्पशन प्रोसीड्स नहीं है, तो आपका एक्सपेक्टेड यील्ड और करेंट यील्ड सेम होगा। एक्सपेक्टेड यील्ड और करेंट यील्ड सेम होगा, यानी कि 9/1000, 9 नहीं सॉरी 90/1000 करके 9% आएगा। तो ये करेंट यील्ड ही एक्सपेक्टेड यील्ड होगा। वाईटीएम का कोई फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो ये यील्ड चल रहा है, ये एक्चुअल यील्ड चल रहा है। ठीक है, ये करंट यील्ड और ये करंट यील्ड में फ़र्क है। ये एक्सपेक्टेड करंट यील्ड है, ये एक्चुअल करंट यील्ड है। तो एक्चुअल करंट यील्ड मार्केट में 8.18% दिखा रहा है। सो ये अगर 8.18% दिखा रहा है और एक्सपेक्टेड यील्ड जो है वो 9% है, इसका मतलब बाजार से ये कम रिटर्न दे रहा है अभी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बॉन्ड ओवर प्राइस चल रहा है। ओवर प्राइस मतलब प्रीमियम पे चल रहा है। तो बॉन्ड इज करेंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट एट प्रीमियम, डिस्काउंट, पार, नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट। तो इसका आंसर होगा प्रीमियम। ठीक है, ओवर प्राइस्ड हो गया ना, क्योंकि बाजार में इसका जो रिटर्न है वो अपने डिज़ायर से कम है। अगर अपने डिज़ायर से ज़्यादा रिटर्न दे रहा होता एक्चुअल में, तो इसका मतलब क्या होता? वो अंडर प्राइस है, तो उसको तो हम लोग को ले ही लेना चाहिए था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।
Which valuation method is primarily used to value franchise agreements and certain licenses? तो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट वैल्यू करने के लिए कौन सा मेथड, अगर आप वैल्यूएशन पढ़े हैं अलग अलग टाइप ऑफ चीज़ का वैल्यूएशन, तो उसमें आता है मेथड्स में अलग अलग मेथड्स का नाम। तो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट्स के लिए क्लियरली इंस्टीट्यूट मैट में मेंशन्ड है ग्रीनफील्ड मेथड, इसलिए ग्रीनफील्ड मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो क्या किया गया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया। पहले छोटा छोटा लग रहा था, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया। चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। On April 1, 2024, Zenith Logistics entered into a lease agreement for a specialized piece of warehouse equipment. An analyst is tasked with determining the initial value of right of use asset to be recognized on Zenith balance sheet as per Ind AS 116. Following data has been gathered. क्या दिया हुआ है? Present value of lease payments दिया हुआ है, indirect cost दिया हुआ है 12,000, lease incentives received from lessor दिया हुआ है 5,000, and estimated cost to dismantle and restore एट एंड ऑफ लीज प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ, तो सबका प्रेजेंट वैल्यूज ऑलरेडी दिया हुआ है। सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आपको बोल रहा है आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन करेक्टली डिटरमाइंस वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज। तो राइट ऑफ यूज का वैल्यू क्या होगा? तो बेसिकली एक तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज निकालना है, क्योंकि आप लीज पे ये एसेट ले रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज निकालना है, सबका प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ ही है। तो आप खुद से अपना कॉमन सेंस लगा के आउटफ्लो इनफ्लो को एडजस्ट करके नेट कॉस्ट निकाल लो। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट है, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सब जोड़ते चलो। लीज इंसेंटिव रिसीव हो रहा है तो माइनस कर दो, फिर कॉस्ट टू डिसमेंटल भी ऐड करना है क्योंकि कॉस्ट है, तो सब जोड़ जाड़ के क्या आ रहा है 19900 आ रहा है, तो 19900 इसमें से ऑप्शन भी है, तो आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, टाइटन इनोवेशन is planning to acquire Synergy Tech. We are provided with the following financial data and transaction details. Combined PAT दिया हुआ है दोनों का 3,500 करोड़। टाइटन इनोवेशन प्री मर्जर पैट दिया हुआ 2,000 करोड़। टाइटन इनोवेशन प्री मर्जर शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 400 करोड़, ये दोनों डिटेल प्री मर्जर है। फिर न्यू शेयर्स टू बी इशूड बाय टाइटन टू एक्वायर सिनर्जी टेक इज 100 करोड़। फिर क्या बोल रहा है? बेस्ड ऑन द डेटा मैच द फाइनेंशियल मेट्रिक्स इन लिस्ट 1 विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन लिस्ट 2। क्या क्या पूछा है? प्री मर्जर ईपीएस ऑफ टाइटन, तो प्री मर्जर क्या होगा 2000 बाई 400 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ ये फर्स्ट वाला को मैचिंग हो गया। ठीक है, पी क्यू आर को मैच करना है। फिर पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ कंबाइंड एंटिटी, तो पोस्ट मर्जर टोटल प्रॉफिट आ गया 3500, ये लिखा हुआ पोस्ट मर्जर। अब डिवाइड करना है इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो पहले का प्री मर्जर शेयर्स कितना था 400 करोड़ था। अब नया शेयर्स कितना इशू कर रहा है 100 करोड़ इशू कर रहा है, तो 500 से डिवाइड कर देंगे तो 3500 बाई 500 करेंगे तो 7 आ रहा है। तो ये वाला सेकंड वाला का आंसर है ये, तो थर्ड वाला का ऑब्वियसली आंसर वो हो गया ना जो बच गया। तो अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ गया पी का 3 दो ऑप्शन था, क्यू का 2 1, क्यू का 1 ये वाला ऑप्शन है और हो गया आंसर। ये दो मैच करा लिए तो तीसरा वाला बाय डिफॉल्ट इसी में मैच हो रहा है। ऑलराइट, बाय द वे अगर आपको कैलकुलेट करना है कि तीसरा में क्या पूछ रहा है, इम्पैक्ट ऑन टाइटन इनोवेशन ईपीएस, तो इम्पैक्ट माने क्या पूछ रहा है 40% एक्रीशन, मतलब एक्रीशन डिक्रीशन पूछ रहा है। तो एक्रीशन डिक्रीशन मतलब इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है, तो 5 से ये 7 हो गया, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 40% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट 10th नंबर में क्या बोल रहा है? एन एक्विजिशन इज बीइंग कंसिडर्ड वेयर द एक्वायरर वुड पे 200 million for a target company that has a stand-alone value of 150 million. The acquirer has estimated rupees 60 million in synergies but expects the cost of integration to be 20 million. What is the net gain or loss? अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे तो समझ जाएंगे। तो एक्वायरर पे करेगा 200 मिलियन एक कंपनी को खरीदने के लिए, और उसका वैल्यू है ऑलरेडी 150, और उसको एक्वायर करने से बोल रहा है सिनर्जी आ जाएगा 60 का, तो 150 का वैल्यू मिल गया, 60 का सिनर्जी आ गया, तो 210 तो हाथ में आ ही गया। और बदले में क्या जा रहा है 200 वो दे रहा है, हम लोग आउटफ्लो करेंगे, और कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन 20 लग जाएगा, तो 220 लग गया, तो 150 प्लस 60 210, और इधर 200 और 220 नेट करेंगे तो 10 रुपया अपना लॉस लग रहा है, तो 10 रुपया लॉस लग रहा है। अब यहाँ पे खाली 10 रुपया सोचोगे यानी 10 मिलियन सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 10 मिलियन लॉस और गेन दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो मिस्टेक हो सकता था आपका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एसपीएमबीवी में क्या होता है, एक क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा केस स्टडी टाइप का बनाकर उस पर एमसीक्यू पूछता है। तो ये एक क्वेश्चन आया है जिसमें आप देखिए फिर आपको
1 2 3 4 5 MCQ पूछा गया है। तो इसमें केस स्टडी को ठीक से समझना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर एस बोस इज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म. While going through annual report 2024-25 of Tata Steel, he noticed that there was a sharp decline in profit for year of the company for financial year 24-25 by about rupees 3,700 crores. He was wondering why there is decline and what are the drivers behind the same. Assume that you are his friend and have happily agreed to solve this mystery for him using DuPont analysis. Extracts from the statement of PL for the years ended 31st March. तो इसमें क्या क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, टोटल इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च, टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। Using the extended DuPont model, answer the following questions based on the above financial information and choose the correct answer from the given 4 alternatives. All the calculations are up to 2 places of decimals. तो अपने को इन सब से क्या करना है, DuPont लगाकर कुछ आंसर्स बताने हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एक्सटेंडेड DuPont, तो इसका कोई मीनिंग है क्या? देखो, मीनिंग होने में हो सकता है। नॉर्मली जो DuPont मॉडल होता है वो 3 रेशियो मेथड होता है। 3 रेशियो में क्या क्या आता है, पैड बाई सेल्स आता है, फिर आता है सेल्स बाय टोटल एसेट्स और फिर आता है टोटल एसेट्स बाय इक्विटी। ये 3 पॉइंट मेथड है। और एक 5 पॉइंट होता है जिसमें इसको फर्दर ब्रेक कर देते हैं EBIT के थ्रू। तो कैसे होगा ये, EBIT बाय सेल्स, फिर आता है EBT बाय EBIT जो इंटरेस्ट का इम्पैक्ट देख रहा है, फिर आता है EAT बाय EBT जो टैक्स का इम्पैक्ट देख रहा है। तो इन तीनों से फिर आपका सेल्स और ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली वही आ जाएगा। बाकी दो सेम है, सेल्स टोटल एसेट्स सेम है, टोटल एसेट्स इक्विटी सेम है, ठीक है। तो इन सबको कर करा के सब कुछ जो है वो हम लोगों का रिजल्ट सेम ही देगा। अब एक्सटेंडेड मतलब क्या ये है या ये है, ये पता नहीं चल रहा है। बट सिंस ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है तो आप फर्दर डीप डाइव करेंगे ना, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मली केस स्टडी का जो क्वेश्चन होता है ना, सीधा कूदना नहीं चाहिए, एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए कि पूछा क्या क्या है, तो अपने को हेल्प हो जाता है, पिक्चर मिल जाता है, क्योंकि अपने को पता नहीं अगला क्या सोच रहा होगा। तो सबसे पहला द नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने बोल रहा है, ठीक है, तो निकाल देंगे पैड बाई सेल्स से। अब चक्कर क्या है यहाँ पर, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम दोनों है, तो ये वाला लेंगे, ठीक है। अब ये वाला लेंगे, कैसे पता चला, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट पता चलने का तरीका यही है क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है। अगर हम जो प्रॉफिट है वो दिख रहा है 15,661, उसको डिवाइड बाय खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो मैच नहीं हो रहा है। आइडियली DuPont वगैरह निकालना चाहिए ऑपरेशनल एस्पेक्ट पे ही, बट स्टिल अगर हम 15,661 बाई खाली 140 करेंगे ना तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, चारों ऑप्शन मैच नहीं करेगा। इसलिए बोल पा रहे हैं कि टोटल में ये वाला लेंगे तो मैच हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है इस सम में, ठीक है। सेल्स मतलब टोटल इनकम ले रहा है। सेकेंडली बोला रिटर्न ऑन इक्विटी निकालो। अब DuPont से अगर निकालना है तो 3 रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पाँचों को भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो EBIT टैक्स वगैरह सब दिया हुआ है। देखते हैं फिर और क्या पूछ रहा है, फिर इक्विटी मल्टीप्लायर पूछ रहा है, तो इक्विटी मल्टीप्लायर निकालना अपने को आता है। फिर एसेट टर्नओवर पूछ रहा है, वो भी अपने को निकालना आता है। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग चीज़ देखें तो आपसे 3 ही रेशियो कैलकुलेट करवाया, एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर और नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो तीनों को मिला देंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाना चाहिए। तो अपने को 5 में जबरदस्ती जाना ही क्यों, जब क्वेश्चन ही 5 नहीं पूछ रहा है। और फिर लास्ट में अपने को पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है जो अपना प्रॉफिटेबिलिटी को गिरा दिया है, पुल डाउन कर दिया है। तो वो तो जब इन तीनों को एनालाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें अगर आप ठीक से समझ पाए हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसका आंसर लास्ट में करेंगे, मतलब जब तीनों रेशियो आ जाएगा तब। तो पहले अगर निकालना है नेट प्रॉफिट मार्जिन तो वो कैसे आएगा, पैट बाई हिसाब से सेल्स होता है, बट आप टोटल इनकम लेंगे तभी आंसर मैच करेगा। मतलब चारों में से कोई भी ऑप्शन फिर मैच नहीं कर रहा है अगर सेल्स ले रहे हैं तो। आप करके देख लो, 15,661,
15661.85 डिवाइडेड बाई 14932.65, तो यार 11.11 जो चारों में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बच गए। अगर वो भी ऑप्शन में दिया होता तो बड़ा खतरा हो जाता, बट नहीं दिया हुआ तो बच गए यहाँ पर। 15661.85 डिवाइडेड बाई 1440446.14 करेंगे तो आ रहा है 10.87, तो 10.87 किसी एक में मैच हो गया, दूसरा वाला आप अपने से निकाल लो। तो ये एक में मैच हो गया तो आप ऑप्शन में तो बोल ही सकते हो ना यही सही है ना। तो दूसरा वाला करने का, मेहनत करने का दरकार नहीं है, अपना समय बचाना चाहिए आइडियली एमसीक्यू जैसे में। तो नेक्स्ट, अगर दो 10.87 होता तब टेंशन का बात था, तब दूसरा वाला भी करना पड़ता। नेक्स्ट क्या है, देखो इक्विटी मल्टीप्लायर पूछ रहा है। तो इक्विटी मल्टीप्लायर कैसे आता है, टोटल एसेट्स बाई इक्विटी। तो टोटल एसेट्स तुम लोग को मालूम है 24858.89, और इक्विटी इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी। तो इसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया और आंसर आ रहा है 1.75, तो 1.75 वाला यही है, तो ये वाला मैच हो गया, तो दूसरा वाला 1.87 है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये कैसे आता है, टोटल रेवेन्यू बाई टोटल एसेट्स करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू यानी टोटल इनकम, अभी यहाँ पे रेवेन्यू की जगह ले रहा है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। तो टोटल इनकम 144,046.14 था और टोटल एसेट्स हम लोग का 24858.89, तो दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया 0.6, तो दूसरा वाला अपने आप आ गया 0.53, तो एक टिक हो गया तो दूसरा वाला अपने आप ही टिक हो गया। अब इन तीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आराम से हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल सकते हैं। तो तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो आंसर आ रहा है, देखो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 11.41। अब देखे तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों ने इतना डेसिमल से छेड़छाड़ किया ना, तो कहीं राउंड ऑफ में फंस गया होगा। तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, कैसे करेंगे, पैड बाई इक्विटी से। तो पैड हम लोगों का क्या है, पैड है 15661.85 डिवाइडेड बाई इक्विटी हम लोगों का क्या है, इन दोनों को ऐड किया था तो आया था 138,013.49, 138,013.49। तो ये कितना आ रहा है, 15661.85 डिवाइडेड बाई 138,013.49, तो ये आ रहा है 11.35, तो ये सही है। तो यहाँ पे 11.41 आ रहा है बिकॉज ऑफ डेसिमल राउंडिंग ऑफ। तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर लिया आपने और तीनों रेशियो मल्टीप्लाई करके भी कर दिया। अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आया होता तो अपने सिर्फ यही करके आते और क्रॉस चेक में फिर जरूर दिखा देते कि अगर इसको पैड बाई इक्विटी से करें तो ये आ रहा है, रीज़न जो ऑफ डिफरेंस जो है वो सिर्फ डेसिमल का इशू है, ये सेफर साइड है। नहीं तो एग्जाम में जब अपने से करो तो डेसिमल 2 डिजिट तक नहीं लेकर 4 डिजिट तक लेके करना, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे, बताओ इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट को डाउन किया है। तो अगर आप ध्यान देंगे इक्विटी मल्टीप्लायर क्या किया तो बढ़ाया ही है ना। एसेट टर्नओवर कितना परसेंट से घटाया है, अगर आप ध्यान देंगे इन दोनों कंपेयर करके तो 0.6 माइनस 0.53 बाई 0.6 करेंगे ना तो 11.67% डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे चेक करेंगे आप कि 10.87 से 9.02 हो गया, तो 10.87 माइनस 9.02 डिवाइडेड बाई 10.87, तो ये आ रहा है 17.02% से डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो रहा है, 17.02 से घटा रहा है वो, इक्विटी मल्टीप्लायर तो बढ़ा रहा है और ये घटा रहा है 11.67 से, तो अल्टीमेटली कौन सा सही है, 17.02 सही है। तो 17.02 सही होने के कारण हम बोलेंगे कौन सा ज़्यादा पुल डाउन कर रहा है, ये प्रॉफिट मार्जिन वाला। एसेट यूटिलाइजेशन मतलब हो गया आपका एसेट टर्नओवर, वो तो पुल डाउन कम कर रहा है कंपैरेटिवली। लिवरेज मतलब हो गया इक्विटी मल्टीप्लायर, और वो तो पुल अप कर रहा है। तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हमें नीचे लेके आ रहा है। तो ये फिर भी एमसीक्यू जैसा दिया हुआ है तो हैंडल हो गया, बट ऐसा भी हुआ हुआ कि इस तरह का सेम क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव में आया हुआ है, इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया गया कि जिससे एग्जाम में ऐसा चैलेंजेस आ जाए तो आप कोप अप कर पाएँ। कर लेंगे ना, आई होप आपको समझ में आ गया है। ऑल राइट, तो कुछ भी अगर आपको ये सब को कर करा के अपने नोट्स में अपडेट करना हो कि ये मेरे समरी नोट्स में मैं लिख लूँ तो मेरे को हेल्प होगा, जैसे स्पेशली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम को जोड़ के टोटल इनकम पे रेशो वर्किंग किया गया है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको रिवीजन करके याद रखने में, एग्ज़ाम हॉल के बाहर कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए आपका ये नोट्स में लिखा रहने से आपको हेल्प होगा। ओके।
अब नेक्स्ट देखिए हम लोग आ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये 3 क्वेश्चन जो है ये आपका हमेशा एसपीएम का रहता है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2, 3, 4 जो क्वेश्चन है वो पूरा एसपीएम का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, यानी कि 5, 6, 7, 8 नॉर्मली वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एसपीएम का भी डाल देता है। तो वी विल सी सीक्वेंशियली व्हाट इज देयर। तो आइए पहले एसपीएम पार्ट देखते हैं। एसपीएम में क्वेश्चन नंबर 2A सप्लाई चेन मैनेजमेंट से आया है और इसमें क्या बोल रहा है आपको कि सप्लाई चेन एंड इट्स मैनेजमेंट क्रिएट एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपनी एंड द मार्केट इट सर्व्स। तो सप्लाई चेन का मैनेजमेंट से बोल रहा है कंपनी का अपना पहचान बन जाता है और मार्केट भी क्रिएट होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए 5 की डिसीजन मेकिंग एरियाज दैट आर इंट्रीगल टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहाँ तक तो ठीक है, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और चीज़ ऐड कर दिया है कि अगर एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जैसे अपने नॉर्मली जब मेक और बाय डिसीजंस पढ़ते हैं तो उसमें आपने सुना होगा हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं, अपना प्रोडक्ट को बाहर से बनवा लेते हैं। तो उस समय सामने वाले को अगर अपने अपना स्पेसिफिकेशन बताकर चीज़ बनवा रहे हैं तो सामने वाला को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बोला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कुछ कंपनियां किसी और कंपनी के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और वो सिर्फ उसी कंपनी के काम आएगा फिर। तो एक्सप्लेन हाउ एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वुड टेलर इट्स सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी डिफरेंटली व्हेन टारगेटिंग अ मास मार्केट वर्सेस अ निश मार्केट। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान देके समझ के करना है। बाकी तो कंपोनेंट्स इजी है। अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे ढंग से, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था अपने क्लासेस में, अगर उसका रिवीजन किए होंगे तो ये सब के बारे में वहाँ पे बताया हुआ भी है। तो 5 की डिसीजन मेकिंग एरियाज क्या है? प्रोडक्शन है, इन्वेंट्री है, लोकेशन है, लोकेशन ऑफ व्हाट, लोकेशन फॉर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, फिर इंफॉर्मेशन है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। भैया कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर क्या कंप्लेन कर रहा है, डिमांड से लेकर आफ्टर सेल सर्विस से रिक्वायरमेंट से लेकर फिर इंटरनल भी कैसे कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल आ गया कि नहीं आ गया, सारा कम्युनिकेशन ठीक से फ्लो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा नहीं। तो ये 5 कंपोनेंट्स है जो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़े हुए हैं। एग्जाम में अगर आप पॉइंट्स का हेडिंग अच्छे से लिखते हैं तो चल जाएगा, और उसके बाद एक जनरल सा स्टेटमेंट से एलैबोरेट भी कर देंगे तो भी चल जाएगा, बट हेडिंग लिखना जरूरी है। हेडिंग नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा। फिर बोल रहा है ओईएम को लेकर कि अगर कोई हमारा मास मार्केट को टारगेट कर रहा है तो मास मार्केट क्या होता है? प्राइस सेंसिटिव होता है। मास मार्केट क्या होता है? प्राइस सेंसिटिव होता है। जैसे आप लोग जो है हमारे मास मार्केट है तो आप लोग क्या है? प्राइस सेंसिटिव है। तो प्राइस सेंसिटिव लोगों के लिए सप्लाई चेन अलग बनानी पड़ती है। वहाँ पर कॉस्ट को फोकस करके काम करना पड़ता है। ऐसा काम करना पड़ता है जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा अननेसेसरी ना लगे। और उसी तरह से एक निश मार्केट है। निश मार्केट मतलब होता है ये क्वालिटी सेंसिटिव होता है, इन लोगों को चीज़ अच्छा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, मतलब अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करते हैं, आउटपुट के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो उसी तरह से सप्लाई चेन में फोकस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी हमने लिखा है कि जब आपका मास मार्केट फोकस है तो कॉस्ट लीडरशिप या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट पे काम करेंगे। अगर आप निश मार्केट हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करेंगे। और इस तरह से आप अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी अपना आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप सोचिए, आजकल एप्पल का जो फ़ोन है वो निश मार्केट के लिए, वो मास मार्केट के लिए नहीं है। हर जनता नहीं ले सकता उसको, है ना। तो उनका क्या सिस्टम है, कस्टमर दुखी नहीं हो जाए, अगर कोई कंप्लेन हो तो फ़ोन ही चेंज करो, हटाओ। तो उसके चक्कर में कितना कॉस्ट उनका लग जाता होगा, बट वो उसका परवाह नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन निश मार्केट। चलो नेक्स्ट बोल रहा है डिस्कस द स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये टीक्यूएम से आ गए क्वेश्चन, ये भी एसपीएम का ही है। और स्टेप्स के बाद क्या करना है मेरे को, ये सारा स्टेप्स आपके इंस्टीट्यूट मेट में दिया हुआ है। और जब आप क्लास किए थे तो आपको अच्छे से एक एक स्टेप समझाया था, वही स्टेप्स यहाँ पर है। ये पूरा अगेन एग्जाम में स्टेप का हेडिंग ठीक से लिख दिया तो नंबर आ जाएगा। अगर हेडिंग गड़बड़ाया
तो गड़बड़ हो जाएगा। और स्टेप्स का जो पॉइंट्स होता है उसको सीक्वेंस में याद करके लिख के आना पड़ता है, आप आगे पीछे करोगे फिर नंबर गड़बड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन में, स्टेज 1 क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स और कस्टमर ग्रुप्स। फिर बोल रहा है आइडेंटिफाइंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। फिर बोल रहा है आइडेंटिफाइंग कस्टमर डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्ट यूटिलिटीज। एकदम सिंपल है, अगर कहानी की तरह याद रखे तो पहले किसके लिए काम कर रहे हैं, फिर उनका उम्मीद क्या है, फिर उनका डिसीजन मेकिंग करने का तरीका क्या है और उनको क्या यूटिलिटी प्रोडक्ट में चाहिए। फिर आइडेंटिफाइंग परसीव्ड प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूटिलिटीज। उनको बाय डिफॉल्ट क्या लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट लेंगे तो हम फंस जाएंगे। जैसे एक प्रोडक्ट का एग्जांपल आप ले लीजिए ना, जैसे एग्जांपल में किसी को इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना है तो किसको बेचना चाह रहे हैं, सोचिए वो लोग सोच रहे हैं कि हम डिलीवरी बॉयज़ को बेचना चाह रहे हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ गर्ल्स काम करते हैं आजकल उनको बेचना चाह रहे हैं। उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका एक्सपेक्टेशन है कि भाई रोबस्ट होना चाहिए, बहुत ही हल्का भी नहीं होना चाहिए कि बैलेंस ही बिगड़ गया, फटाक से स्टैंड पे लग जाए, फटाक से उतर जाए, जल्दी से चार्ज हो जाए, क्योंकि उनका तो हर टाइम काउंट हो रहा है ना, बिकॉज वो जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना उनके लिए अच्छा है, जितना ज़्यादा देर फील्ड में काम करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम दैट दे आर मीटिंग द कस्टमर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम दैट they are on the road most of the time rather than putting the bike on charge। फिर उनका डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट्स में और प्रोडक्ट यूटिलिटीज़ में क्या चाहिएगा उनको जैसे फ़ोन को टांगना है वहाँ पे तो उसका एक होल्डर हो जाए इजीली, वो लोग बारिश में भी चलाते हैं तो रेन कोट वगैरह का कोई हिसाब बैठ जाए, बॉक्स हो जाए, हेलमेट उनको चाहिए तो हेलमेट रखने का भी बॉक्स हो, प्लस उनको कुछ सामान एक्स्ट्रा ले जाना हो तो उसका भी कोई प्रोविज़न हो कि एक्स्ट्रा सामान भी आप कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे वो लोग यूटिलिटी खोजेंगे। प्लस वो लोग उतने ज़्यादा अच्छे एफ्लुएंट बैकग्राउंड से नहीं होते तो उनको लिमिटेड बजट में भी चीज़ देना पड़ेगा। फिर परसीव्ड प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट को देखकर सामने वाले को क्या हेजिटेशन होता होगा जो वो बोलता नहीं है बट ये हो सकता है, तो इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप पता लगाएंगे। कंपैरिजन विद अदर फर्म्स एंड बेंचमार्किंग करेंगे आप देखेंगे दूसरी कंपनियां कैसे कर रही है। फिर कस्टमर फीडबैक, आप जो भी अभी तक सोचे थे यहाँ पर ये सारा इंटरनल था, ये सारा का सारा को वापस से कस्टमर्स से वापस एग्जैक्ट वे में पूछकर आप फीडबैक लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल था स्टेज 1 to 5, बट स्टेज 6 जो है वो एग्जैक्ट कस्टमर्स के पास जाकर सर्वे करेंगे। फिर 7 और 8 में आप जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं उन सबको इम्प्रूव करने पे लग जाएंगे। तो यहाँ पर इंटरनल हो रहा था, फिर कस्टमर से चेक किया, फिर काम पे लग गया, राइट। तो अब ये लर्न करना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा। मैं बार बार बस आपको वही बोल रहा हूँ कि लर्निंग पे एम्फेसिस देना पड़ेगा, राइट। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन एक बार हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। 3 में क्या है, 3 में वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम विच इज़ यूजुअली कॉमन इन योर एसपीएम रिलेटेड टू कैलकुलस। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, 2 मार्केट का या 2 प्रोडक्ट का, और सिंपल पूछना होता है तो बस एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, वो सब वाला आता है। ये थोड़ा सा एक लेवल एडवांस क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन। सो इसमें अब क्या बोल रहा है इसको ठीक से देखो। अ प्रोड्यूसर सेल्स अ प्रोडक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट मार्केट्स, तो ये 2 मार्केट का क्वेश्चन है और उसके साथ बोल रहा है अपने को कि दोनों का अलग अलग डिमांड फंक्शन है विच इज़ Q1 इज इक्वल टू सो एंड सो, Q2 इज इक्वल टू सो एंड सो। टोटल कॉस्ट दोनों का कंबाइंड में दिया हुआ है, मतलब एक ही साथ बनता होगा। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको अपने ध्यान देंगे तो सम बनेगा कि प्राइस यहाँ पे सेम होना चाहिए बोथ मार्केट्स में। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एक विद डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मतलब सेम प्राइस, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक इम्पैक्ट होता है सॉल्यूशन में कि आप P1 इज इक्वल टू P2 मान लेंगे, P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 मान लेंगे और फिर आप अपना सम्स को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या Q1 में भी एक P1 है, Q2 में एक P2 है, दोनों की जगह आप अगर PP लिख देंगे तो दोनों P के टर्म्स में आ गया क्योंकि प्राइस सेम ही रहने वाला है। और फिर Q1 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 में
इस दोनों को बैठाएंगे तो सब कुछ क्यू के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। फिर उस क्यू के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन आया उससे पी निकालेंगे, प्राइस इक्वेशन बनाएंगे, और उस प्राइस इक्वेशन से फिर रेवेन्यू इक्वेशन, फिर एमआर, फिर एमसी, फिर दोनों को इक्वेट किया और आपको पता चल जाएगा कि क्यू का क्या वैल्यू होना चाहिए। उस क्यू के वैल्यू से आप क्रॉस चेक कर लेंगे स्लोप ऑफ एमआर स्लोप ऑफ एमसी कि आपका कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन आया कि नहीं आया। अगर वो आ ही गया तो आप नेक्स्ट अपना आंसर Q इज इक्वल टू ये कंक्लूड करेंगे और उसी के हिसाब से आप अपना फिर प्राइस का वैल्यू भी बता देंगे जो भी क्वेश्चंस है उससे बढ़ा के। अब जो मैं बोला उसको दिखाता हूँ और ये भी दिखा देता हूँ कि ये सब क्लास में एकदम आराम से कराया हुआ है। क्लास का अगर आप नोट्स खोलोगे तो देखो प्रॉफिट विद डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉफिट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना। तो क्लास में अगर ठीक से ध्यान दिया तो सब कुछ कवर्ड है। और ये सब क्या है ना, खाली देख के जाने से नहीं होगा, आपको 2-3 बार एग्जाम के पहले कर लेना पड़ेगा हाथ से, तब आप कर पाओगे एग्जाम में। तो यहाँ पर अपने को क्या बोल रहा है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है। तो मैंने क्या किया, देखो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P बैठाया और P1 और P2 के जगह PP बैठाकर एक P के टर्म्स में और Q के टर्म्स में एक इक्वेशन बना दिया और फिर TR का इक्वेशन बनाया, फिर TR से MR निकाल दिया, फिर TC का इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ था तो इससे MC निकाल दिया सिंगल डेरिवेटिव करके, फिर MR MC को इक्वेट कर दिया मैक्सिमाइज करने के लिए, MR इज इक्वल टू MC इक्वेट किया तो Q का वैल्यू सॉल्व करके 33 आया। फिर एक और फर्दर चेक लगा सकते हैं, स्लोप ऑफ MC, स्लोप ऑफ MC कैसे आता है, विच इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ MC कैसे आता है, इसका फर्दर एक बार डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 0, और स्लोप ऑफ MR इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, स्लोप ऑफ MR का डेरिवेटिव आएगा -4। तो MR का स्लोप लेसर होना चाहिए मैक्सिमाइज होने के लिए, तो स्लोप ऑफ MR इज लेस देन स्लोप ऑफ MC, ठीक है। तो लेसर होना चाहिए इसलिए ये मैच हो रहा है और आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर इसी 33 पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो अगर ये 33 पर मैक्सिमम है तो इसके हिसाब से आप प्राइस का वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज़ फ्रॉम दिस इक्वेशन। क्योंकि प्राइस सेम है तो कंबाइंड प्राइस निकाल देंगे ना। ये कंबाइंड प्राइस मतलब दोनों का टोटल नहीं है, एक ही प्राइस है जो दोनों जगह यूज़ हो रहा है। तो P का वैल्यू आ गया और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए TR माइनस TC कर देंगे। TR का इक्वेशन ये रहा, TC का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो सॉल्व करके अपना मैक्सिमम प्रॉफिट भी आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा था कि प्राइस बताओ और प्रॉफिट बताओ, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार एक आता है, बट प्रैक्टिस किया होगा तभी होगा, और पूरा बल्ले बल्ले क्वेश्चन है, फुल मार्क्स उठाने वाला क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट से पूछा गया है एसेंशियल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बताओ और फीचर्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क बताओ। तो ये सब इंस्टीट्यूट मैट का कॉपी पेस्ट है, पेज नंबर 204 इंस्टीट्यूट मैट अगर आप देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो एसेंशियल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, एनालाइज द रिस्क, प्रायोरिटाइज द रिस्क, मिटिगेट द रिस्क एंड मॉनिटर द रिस्क है। आप इसी स्टेप्स में लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, आप आइडेंटिफिकेशन को नीचे लिखेंगे, एनालाइज को सबसे टॉप में लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। मॉनिटर को सबसे पहले नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक सीक्वेंस है, यू हैव टू रिमेंबर इन सीक्वेंस, राइट इन सीक्वेंस। फीचर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क में एक सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक है, फिर सिस्टमैटिक में भी बहुत सारा टाइप है, अनसिस्टमैटिक में भी बहुत सारा टाइप है। इसमें जम्बल्ड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऊपर वाले प्रोसेस में जम्बल्ड नहीं हो सकता। तो ये सबको याद रखना पड़ेगा। अंदर में भले ही आप थोड़ा सा कम इम्पैक्टफुल वर्ड्स लिख दो, बट हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अंदर में भले ही इतना बड़ा लिक्विडिटी रिस्क नहीं लिखकर आप 2 लाइन ही लिख दो उसके बारे में तो भी चलेगा, बट लिक्विडिटी रिस्क नेम आपका होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है 4A, व्हाट इज रिटर्न ऑन नेट एसेट्स, एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन। अब इसमें क्या है, रिटर्न ऑन नेट एसेट तो एक फॉर्मूला आप इंटर के FM के नॉलेज से भी लिख सकते हो, बट इम्प्लीकेशन लिखने को नहीं बनता है। तो रिटर्न ऑन नेट एसेट्स क्या है, नीचे में नेट एसेट्स ऊपर में रिटर्न, तो नेट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। रिटर्न क्या होगा, जो इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो हिसाब से ये रिटर्न होना चाहिए EBIT। देखिए अगर आप बैलेंस शीट को मैच करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज़ है, नेट वर्किंग कैपिटल होता है इन दोनों का नेट, और फिक्स्ड एसेट्स है, तो बचा क्या इधर, इक्विटी और डेट। तो एक तरह से इक्विटी और डेट को जोड़कर भी नेट एसेट्स आना चाहिए। तो इक्विटी और डेट अगर दोनों है तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या होगा, वो प्रॉफिट होना चाहिए ऐसा फिगर
जिससे इक्विटी और डेट दोनों का पेमेंट नहीं हुआ है, तो मतलब ये आइडियली ईबीआईटी है। बहुत लोग ईबीआईटी माइनस टैक्स यानी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लेते हैं। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नो पैट बोलते हैं उसको, विच इज ईबीआईटी माइनस टैक्स, बट ईबीआईटी इज ऑल्सो गुड। तो ईबीआईटी बाई नेट एसेट्स करेंगे, रोना आ जाएगा। और एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशन में क्या लिखेंगे, ये लिखने को ही नहीं बनता है। इम्प्लीकेशन ये है कि ये हमें समझाता है कि हमारा कंपनी कितना अच्छा से प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है अपने एसेट्स से। जितना हायर हो रिलेटिव टू इट्स एसेट्स, उतना अच्छा कंपनी अपना एसेट्स को डिप्लॉय कर पा रहा है। ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में नए तरीके से निकाला जा सकता है, विच इज़ प्लांट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट बाय नेट एसेट्स। तो वो एक ही बात है, बट ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ कैपिटल इंटेंसिव इंटरप्राइजेस में है, क्योंकि वहाँ पर उनको यही चिंता होता है कि हम जितना कैपिटल लगा दिया उसका क्या ROI है। तो इट इज़ अ रेशियो यूज टू इवेल्युएट फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इंटरप्राइज। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अल्टमन जेड स्कोर का है रिस्क मैनेजमेंट से, और एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है जेड स्कोर का। आप अगर जेड स्कोर पढ़ के गए हैं तो आप आराम से कर लेंगे। दो कंपनी है रिलसिल, आपको एडवाइज करना है कौन सा सेफर टू इन्वेस्ट है। तो जिसका रेशियो 2.99 से ज़्यादा है वो सेफर है। तो इसमें मेन चैलेंज क्या होता है, वो जेड स्कोर का फॉर्मूला याद रखना। तो वो कैसे याद होता है, 12, 14, 33, 12, 14, 33, 06 और 0.99। तो ये अगर आप वैल्यूज़ याद रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा चैलेंज है x1, x2, x3, x4, x5 को याद रखना। तो x1 क्या है, वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट्स। x2 क्या है, रिटेन अर्निंग बाय टोटल एसेट्स। x3 क्या है, ईबीआईटी बाय टोटल एसेट्स। x4 क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। x5 क्या है, सेल्स बाय टोटल एसेट्स। अगर ये 5 याद रख लिया तब कर पाओगे, नहीं याद रख पाते हो तो एक स्केल रखना पड़ेगा, स्केल पे लिख के ले जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं अपने पास। एनीवेज तो इनसे दोनों का जेड स्कोर निकाल लिया। सिंस ये 2.99 से ज़्यादा है तो दोनों ही सेफ जोन में, बोथ आर इन सेफ जोन, बट जिसका हायर है वो ज़्यादा सेफ है। तो सिल इज सेफर टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि उसका रेशियो उससे भी ज़्यादा है। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें समझाने का कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से वैल्यूएशन के क्वेश्चंस आ गए। तो वैल्यूएशन से कोई बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं आया, आप आराम से कर सकते हैं, आप फॉलो करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगेन 2 फेज मॉडल का क्वेश्चन है। तो एग्जाम के पहले हमने ना सुपर 50 क्वेश्चन रिलीज किया था, उसमें ऑलरेडी बता दिया था कि 2 फेज या 3 फेज में से एक आएगा। 2 फेज आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंपनी है उसने कुछ डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर किए हैं फर्स्ट ईयर में विच इज़ ऑफ 10 लाख, और फिर उनको रेवेन्यू मिलेगा ईयर 2 to 5 में 5, 10, 15, 20। और उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद से आफ्टर 5th ईयर से एक ग्रोथ रेट आ जाएगा विच इज़ 5% पर ईयर। डिस्काउंट रेट फॉर फर्स्ट 5 years 15% एंड देन इट विल ड्रॉप टू 8% बियॉन्ड 5th ईयर। दोनों का डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, एसेस करो वैल्यू ऑफ द फर्म। तो 2 फेज का क्वेश्चन है ना, 2 फेज वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है। आप इसको कैसे भी सजा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ऐसे सजाया हुआ, आपको एकदम ऐसे सिंपल समझा रहे हैं। ईयर 1, 2, 3, 4, 5 है, कैश फ्लो आपका फर्स्ट ईयर में नेगेटिव है, बाकी सबका जो कैश फ्लोज है वो लिखा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 15% के हिसाब से डाला। अब ये हो गया फेज 1, है ना। फिर आता है फेज 2। फेज 1 के बाद आता है फेज 2। फेज 2 में अपने को ईयर 5 के बाद ईयर 6 का कैश फ्लो नए ग्रोथ रेट से लेना है, और उसको नए डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड करके अपने को एक टर्मिनल वैल्यू निकालना है। ईयर 6 ऑनवर्ड्स लेंगे तो ईयर 5 पर टर्मिनल वैल्यू आएगा, तो उसको मैंने एक वर्किंग नोट में यहाँ पे लिख लिया है। तो ईयर 6 से अपना वैल्यू है 21 lakhs, और उसका प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं 8% के हिसाब से, तो वो आ रहा है 700 lakhs। और वो 700 lakhs जो वैल्यू आया वो 5th ईयर पे आ गया है, तो इसलिए ये फेज 2 है। ये फेज 2 है 5th ईयर, समझ गए। ये फेज 2 क्या है, 5th ईयर है। तो ये 5th ईयर हम लोगों का टोटल में है 700 lakhs, और इस 700 lakhs से हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है एट द रेट ऑफ 15% विच इज़ 0.4972। यहाँ पे 15% लेना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप ईयर 5 में आ गए हो। ये नहीं कि यहाँ पे ईयर 6 ऑनवर्ड्स का 8% से किया तो ये भी 8% से कर लें। ईयर 6 टू इन्फिनिटी का वैल्यू 5th ईयर पे आ गया है, और 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% रहेगा,
तो उसको भी अलग से डाल के उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, सबको जोड़ दिया, तो आंसर आ गया। अब प्रेजेंटेशन आप थोड़ा आगे पीछे जैसे भी कर लीजिए, क्लास में जैसे फेज़ 1 कराया था, फिर फेज़ 2 का ए पार्ट कराया, टर्मिनल कैश फ्लो, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकलवाया, फिर फेज़ 1 फेज़ 2 को जुड़वाया, वैसे भी कर सकते हैं, एक टेबल में कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम में चैलेंज क्या होता है ना, नॉर्मली डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना डिजिट तक यूज़ करे, तो जब क्वेश्चन में दिया होता है तो वही यूज़ करना है और पूरा पूरा यूज़ करना है, तब अपना मन से 2 डिजिट 3 डिजिट वाला नहीं लगाना है। नहीं हो तो हमेशा 3 डिजिट तो मिनिमम लेना है और कोशिश करके 4 डिजिट लो तो बेहतर है। नेक्स्ट देखो, वैल्यूएशन का ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ सीखने का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्रोच के हिसाब से अलग अलग वैल्यूएशन मेथड से वैल्यू निकाल के दिया हुआ है कंपनी का, और वेट भी दे दिया है, तो समझ में आ जाता है, वेट और वैल्यू दिया हो तो वेटेड एवरेज करवाएगा। फिर बोलता है डिस्काउंटिंग रेट 30% है, ये कहाँ से आया, ये कहीं ऊपर में यूज़ किया होगा 30% से, क्योंकि वैल्यूएशन तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का दिया हुआ ही है। फिर बोल रहा है ग्रोइंग स्टेडी एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, आप मान के चलो। तो असेस करना क्या, बिजनेस वैल्यू और कैपिटलाइजेशन रेट। तो बिजनेस वैल्यू इज नथिंग बट वेटेड एवरेज, वेट इंटू वैल्यू करके सम कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन रेट, ये यहाँ पे यूनिक है, ये क्या करना है इसमें, ये नहीं समझ में आता। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब क्या करे सर, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता क्या करे। नॉर्मली कैपिटलाइजेशन रेट तो डिस्काउंटिंग रेट होता है, और डिस्काउंटिंग रेट 30% दिया हो तो आंसर लिख देगा 30%। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए वैल्यू निकाला तो वैल्यू आ रहा है 18 लाख, है ना। तो ऐसा भी मन में आता है कि वैल्यू इज़ 18 लाख, तो वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 18 इज इक्वल टू कैश फ्लो बाई के ई माइनस जी, जी दिया हुआ है, के ई दिया हुआ है, तो कैश फ्लो आ जाएगा। तो आदमी सोचेगा कैपिटलाइजेशन रेट नहीं होगा, कैश फ्लो होगा। तो यहाँ पे ना बहुत झोल झाल होता है दिमाग का। तो इसमें करना क्या, ये मेरे को भी बाद में क्लिक किया बहुत, कि इसमें करना क्या है, बेसिकली के ई माइनस जी को पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया, के ई माइनस जी पूछा गया है। तो व्हाट इज के ई इज 30%, जी इज 5%, तो ये आ रहा है 30 माइनस 5। ये मेरे को भी नहीं पता था कि यहाँ पे ये करना है, ये देखते देखते खोजते खोजते क्लिक किया कि शायद ये पूछ रहा है क्या, समथिंग लाइक दिस पूछ रहा है क्या, समझ गए। बट इस तरह का चीज़ आपको हो सकता है थोड़ा खोजने से मिल भी जाएगा, है ना। बट ये एक ध्यान देने का चीज़ है कि नॉर्मल कोर्स में ऐसा कुछ यूटिलिटी वाला चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो ठीक है, एनीवे करे तो क्या होता है ना, ऐसा क्वेश्चन में ना चांस लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्यों, क्योंकि 4+3 5+2 कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का, तो अकॉर्डिंगली वी गेट सम एडवांटेज, राइट। अब नेक्स्ट देखो, 6A इज अ कॉपीराइट क्वेश्चन विच इज अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी कॉपी पेस्ट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट मैट। इसमें 2500 कॉपीज़ है और 1750 का प्राइस है, 70% उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स है। हर साल 5% से सेल बढ़ेगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड 2% से सेल बढ़ेगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और उसके बाद बोल रहे हैं 10 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, डिस्काउंटिंग रेट 10% मान के चलो। तो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना है। फिर आपको नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड 2500 के हिसाब से बढ़ा लेना है, 5% 2% के हिसाब से इंटू कर लेना है जो जीपी है। जीपी क्या होगा, 1750 का 30% विच इज़ कमिंग 525। तो इसको पूरा को एक टेबल में प्रेजेंट कर लो। यहाँ पे ज़बरदस्ती हमने 2 टेबल बना लिया, इसका ज़रूरत नहीं था, एक ही टेबल में आप कर सकते थे। जैसे ये कैसे आ रहा है, 2500 का 1.05 बढ़ा दो, जो भी आ रहा है आंसर 5% बढ़ा के, फिर इंटू 525 कर दो, और फिर उसी में आप सब्सिक्वेंटली वर्किंग कर करके और बड़ा बढ़ा के लिख सकते हो। एक ही टेबल में सब हो जाता है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर दिया हुआ, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ, आंसर आ गया। तो नो बिग डील, आप लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन था 6A। नेक्स्ट आते हैं 6B। ये भी एकदम लॉटरी एंड लॉलीपॉप्स द क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है, कूपन अपना 9.5% का है, फेस वैल्यू 1000 है, मैच्योरिटी 5 ईयर्स है, बॉन्ड होल्ड करेंगे टिल मैच्योरिटी। डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है 8.5%, बोल के नहीं दिया हुआ, बोल रहा है सिमिलर का चल रहा है बाजार में, ये तो वही डिस्काउंटिंग रेट बनेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं तो वो यूज़ करना है। फेयर वैल्यू निकालना है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकलता है, जो भी कूपन्स है और रिडेम्पशन वैल्यू उसका कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। तो कूपन अपने लिख दिए, कैश फ्लो लिख दिए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट 8.5% लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू लिख दिया, आ गया आंसर। तो इसमें भी कुछ नहीं था, 6A और B द लॉलीपॉप्स क्वेश्चन था, ठीक है। 7A भी सुपर डुपर लॉली द पॉप्स, ये भी मर्जर का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक वाला। इस तरह का आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें राज और प्रीत है, आपको EAT दिया हुआ है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दिया हुआ है, तो इससे EPS आ जाएगा, P दिया हुआ तो MPS आ जाएगा। फिर बोल रहा है स्वैप रेशियो इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस बताओ, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाई एक्वायरिंग कंपनी। तो टारगेट कंपनी का MPS अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किया हुआ हमारा वो 100 और 20, और आप टारगेट कंपनी का
मतलब राज और प्रीत का 100 और 20, तो टारगेट कंपनी का 20 है, तो 20/100 करेंगे तो 0.2 आ गया। 0.2 इज द एक्सचेंज रेशियो, और 1:5 भी आप बोल सकते हैं। अब इसके बाद अपने को बोल रहा है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ राज लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन अज्यूमिंग दैट पी रेशियो ऑफ राज लिमिटेड रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ राज आफ्टर एक्विजिशन अज्यूमिंग दैट पी रेशियो ऑफ राज रिमेन्स अनचेंज्ड। तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आफ्टर एक्विजिशन पूछ रहा है, तो पहले कंबाइंड ईपीएस निकालना पड़ेगा और फिर पी रेशियो सेम रख देंगे। कंबाइंड ईपीएस कैसे निकलेगा, दोनों का अर्निंग्स को जोड़ देंगे 2400 और टोटल शेयर्स जोड़ेंगे, वो होगा 200 प्लस एक्सचेंज रेशियो के बाद 100 इंटू 0.2, तो ये आएगा 220, तो ये है 2400। तो 2400/220 करेंगे तो आ रहा है 10.91 और इंटू पी रेशियो करेंगे तो आ गया 109.1, तो ये भी हो गया। थर्ड में बोल रहा है गेन और लॉस फॉर शेयर होल्डर्स आफ्टर एक्विजिशन, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ये नहीं बोला, तो अपने कुछ नहीं बोलने से मार्केट वैल्यू में ज्यूम कर लेंगे, नहीं तो ईपीएस पे भी निकलता है, एमपीएस पे भी निकलता है। तो मार्केट वैल्यू पोस्ट मर्जर प्री मर्जर, तो पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू क्या होगा, देखिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आ गया 109.1 इंटू यहाँ पे कितने शेयर्स है, 200 है और यहाँ पे 20 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना टोटल मार्केट वैल्यू आएगा। और प्री मार्केट वैल्यू कैसे आएगा, वो अपना एमपीएस निकाले थे 100 और 20 से 200 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 और 2000 आ रहा है, तो जो डिफरेंस है वो गेन है, तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब गेन हो गया हम लोगों को, राइट। तो ये 7A हो गया। नेक्स्ट 7B में आ जाते हैं। 7B मेरे हिसाब से थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोडोन कंपनी को एक्वायर कर रहा है, ईपीएस दिया हुआ है। नया चीज़ क्या है, नॉर्मली क्वेश्चन में डीपीएस नहीं होता है, तो डीपीएस क्यों दिया है, सस्पेंस। प्राइस पर शेयर दिया, नॉर्मली प्राइस पर शेयर हम लोग निकालते हैं, पी रेशियो दिया हुआ होता है, तो ये भी एक सस्पेंस। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, चलो ठीक है। अब ये एक नया चीज़ क्या है, इन्वेस्टर्स करेंटली एक्सपेक्ट दैट डिविडेंड्स एंड अर्निंग्स ऑफ बोडोन टू ग्रो एट अ स्टडी रेट ऑफ 7%। आफ्टर एक्विजिशन द ग्रोथ रेट विल इंक्रीज टू 8% विदाउट एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक टारगेट कंपनी का लक्षण होता है कि इफ एनी company's growth rate can be increased without doing any additional investment, that means it is a target company, उसको तो एक्वायर करना चाहिए। तो 7 से 8 करने से हम लोग को क्या बेनिफिट हो रहा होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है एनालाइज द बेनिफिट ऑफ दिस एक्विजिशन, बट बेनिफिट कैसे निकाले, बेनिफिट का मतलब क्या, तो मैं ऐसे ही सोचा है बेनिफिट का मतलब क्या क्या हो सकता है, एनपीवी हो सकता है, या चेंज इन मार्केट वैल्यू हो सकता है, या सिनर्जी हो सकता है, कुछ लिखा नहीं है। तो इस सम का यूनिकनेस ये कि लिखा नहीं है, ठीक से लिख देता तो अपने को समझ में आ जाता कि क्या बेनिफिट पूछ रहा है। तो पूरा क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। एनालाइज द कॉस्ट ऑफ दिस एक्विजिशन टू डोडोन, ये सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, ये फिर भी हो जाएगा क्योंकि इस तरह का आप लोग बेसिक्स में पढ़े हुए होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ दिस एक्विजिशन मतलब कंपनी का जो करेंट वैल्यू है वो कितना है, अगर आप ध्यान दोगे तो वो 15 × 20 300 आ रहा है, और हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं उसका कितना रुपया दे रहे हैं, उसका वैल्यू क्या है वो देख लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन आ जाएगा कि मतलब हमने क्या दिया और क्या बदले में मिला तो 300 लाख का कंपनी, और दिया क्या, वो नीचे में 2 सिनेरियो दिया हुआ, उससे समझ में आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, बट फर्स्ट पार्ट में क्या बेनिफिट निकालना है ये समझने का बात है। तो बेनिफिट ऑफ दिस एक्विजिशन में एनपीवी और मार्केट वैल्यू और सिनर्जी हम कैसे निकालें। सो जब क्वेश्चन में आपको ग्रोथ रेट चेंज करने का बात किया जा रहा है एक्विजिशन के कारण, और बेनिफिट ऑफ एक्विजिशन निकालने बोल रहा है, तो बेनिफिट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि आपको ये ग्रोथ रेट चेंज करके जो फ़ायदा हो रहा है वो बताना है। अब ये जब तक किया हुआ नहीं वो क्लिक नहीं करता है, तो इसलिए यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए इसमें स्टार मार्क मारा हुआ है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो पहले करंट वैल्यू चाहिए, करंट वैल्यू तो मालूम ही एक तरह से 15 है। नया वैल्यू चाहिए, तो नया वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों को फॉर्मूला तो वही यूज़ करना पड़ेगा ना, D/KE-G। अब D की जगह D1 यूज़ होगा या D0 यूज़ होगा, यही तो होता है। कभी कभी क्वेश्चन में बताया था ना, जो दिया होता है वही डाल के कर देना चाहिए, कभी कभी अपने D1 डाल के करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो सम सॉल्व किया हुआ अभी आपको दिखाएंगे वो D1 से किया हुआ है, मतलब हम माने कि ये D0 दिया हुआ है, बट इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन आया उसमें इसको D1 मान के कर लिया है। तो ये एक प्रॉब्लम तो हुआ है, बट एनीवे जो हुआ है सो हुआ है, उसको अपने क्या कर सकते हैं, अपने दोनों अप्रोच को समझ लेंगे। एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट तो अपना ही सोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे,
तो सबसे पहले अपने देखो यहाँ पे करंट में 7% ग्रोथ रेट है, प्राइस मालूम है, डी मालूम है, तो इससे P इज इक्वल टू डी बाई के ई माइनस जी से के ई निकाला जा सकता है। अब ये जो P है ये D इक्वल टू 1 से निकला है कि D इक्वल टू 1.05 से निकला, वो पता नहीं है। 1.05 मतलब 1.07, सॉरी 1.05 कुछ नहीं, 1.07 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो D1 का वैल्यू 1.07 लेके के ई निकाला तो 14.13 आया। तो हमने सोचा कि D0 होगा तो 1.07 से करते हैं, बट ICMI ने D1 मान लिया, जो गिवन D दिया हुआ उसको, तो उससे के ई का वैल्यू थोड़ा अलग आया, तो ICMI का आंसर पूरा अलग आएगा। तो एग्ज़ाम में सर क्या करना है, ऑफ कोर्स जो ICMI बोलेंगे वही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इफ़ यू विल ट्राई टू चेंज दे मे नॉट कंसिडर इट, ठीक है। तो ये सर एक क्लिक कैसे करेगा, कोई क्लिक नहीं कर सकता, अब जिसका भिड़ गया, नहीं भिड़ा नहीं भिड़ा। तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन करते समय सावधान रहिए ना, कौन सा ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन आया है सब करना ही है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस आफ्टर एक्विजिशन क्या होगा। अब देखो उसी तरह से यहाँ पर ये जो वर्किंग है, तो ये इंस्टीट्यूट की वर्किंग के हिसाब से जैसा हमने सोचा वही है, बस नया रेट आ गया यहाँ पे 14.13 की जगह 13.67 आ गया। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने इसको D1 ही बनाया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.1367 माइनस 0.08 करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 19.05। तो करेंट प्राइस है 15 और न्यू प्राइस है 19.05। जो ICMI कर रहा है वो करो, ये जो मैंने लेफ्ट में किया हुआ है वो आप इग्नोर करो, ठीक है। क्यों इग्नोर करो, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है, कॉमन सेंस ये बोल रहा है, बट आप इसको इग्नोर करिए, ICMI वाला को फॉलो करिए, राइट। तो ये ICMI वाला सॉल्यूशन है 19.05। अब बेनिफिट फ्रॉम एक्विजिशन क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू हो जाएगी 19.05 इंटू कितना शेयर्स है 20 लाख, और प्री एक्विजिशन वैल्यू थी 15 इंटू 20 लाख। तो आपका ये क्या आएगा, यहाँ पर जो ICMI कर रहा है उसके हिसाब से 20 इंटू 19.05 और यहाँ पे होगा 20 इंटू 15। तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 20 इंटू 19.05 और 300 से माइनस किया तो ये आ रहा है 81। दिस इज द आंसर, समझ गए। तो ये करना है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है, और ये ICMI जो किया है वो करना है। तो मैंने दोनों रखा हुआ है क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा वैसे कर सकता है, इसलिए। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, एनालाइज द कॉस्ट ऑफ दिस एक्विजिशन इफ इट पेज कॉम्पेंसेशन एट 17 रुपया पर शेयर और इट ऑफर्स 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ बोडोन लिमिटेड। तो 17 रुपया पर शेयर है, तो ये तो बहुत सिंपल है, 15 रुपये की जगह 17 रुपये दे रहे, तो 2 इंटू 20 40 लाख का कॉस्ट आ गया, क्योंकि ले रहे तो 300 लाख का कंपनी है और दे रहे हैं 17 इंटू 23 40, तो 40 लैक्स इज द कॉस्ट। तो यहाँ पर ये कॉम्पेंसेशन एट द रेट 17, तो ये इधर थोड़ा सा हम लोगों ने अलग कर लिया कुछ, तो ये होगा क्या होगा, 17 इंटू 20 करने से आ रहा है 340 लाख इज द वैल्यू दैट वी हैव पेड। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा सा हम करेक्ट कर दे रहे हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अमाउंट पेड इज इक्वल टू 17 इंटू 20 340 लेस अमाउंट, मतलब बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी बिफोर एक्विजिशन। तो वो कितना है 15 इंटू 20 300, तो कितना आ रहा है 40 इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। क्योंकि आपने देखिए ना, जो दिया ज़्यादा दे दिया और जो लिया वो कम लिया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज लाइक ऑफ कोर्स गेन और लॉस ऑल्सो। अब नेक्स्ट देखो, इसमें सेकंड पार्ट जो बोल रहा है आप अब बताइए कॉस्ट, अगर आपने 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स दे दें तो ये पूरा अलग तरीके से सॉल्व होगा, इसको आप ऊपर वाले तरीके से रिलेट करोगे तो नहीं होगा। इसमें अपने को पता करना पड़ेगा कि पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू क्या बन रही है और उसमें से कितना पोर्शन सामने वाले को दिया जा रहा है। मतलब होता है ना, जो वहाँ के शेयर होल्डर्स हैं उनका नेट मार्केट वैल्यू क्या बनेगा।
तो अगर आप ध्यान देंगे एक फ्लो को, तो हम लोग 1 फॉर एवरी 3 दे रहे हैं, मतलब एक्सचेंज रेशियो 1/3 है, तो 20 लाख के अगेंस्ट में 6.67 लाख शेयर्स देंगे। अब हमारा दोनों का कंबाइंड मार्केट वैल्यू क्या बनेगा? कंबाइंड मार्केट वैल्यू बनेगा पहला वाला का 48 इंटू 60 और दूसरे वाले का क्या बनेगा? दूसरे वाले का अगर जो इस तरीके से करेंगे तो 352.2 आ रहा है, उसको इग्नोर करना है, ये इग्नोर करने वाला अप्रोच है। और जो ICMI कर रहा है उस अप्रोच को करना है। तो ICMI क्या कर रहा है? ICMI कर रहा है 2880 तो ले रहा है, बट 352.2 नहीं लेगा। वो क्या लेगा? 20 इंटू 19.05 आया था 381, याद है आपको? ये 20 इंटू 19.05 381 आ रहा था, तो 381 लेगा। तो 381 जोड़ने से टोटल आ रहा है 3261। अब ये तो टोटल कंबाइंड मार्केट वैल्यू हो गई। अब उसमें से 6.67 लाख शेयर सामने वाले को दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये नहीं लेकर आप नया वैल्यू क्या लोगे? आप लोगे 3261 इंटू 6.67 बाई 66.67। 66.67 कहाँ से आ गया सर? 60 लाख शेयर्स पहले से था, 6.67 नया इशू किया। तो ये अगर आप वर्किंग करोगे ना, तो ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू आ रहा है 326.24, एक तरह से 10% आ रहा है एक तरह से। तो 3261 का 326.24 वो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ हो गया, बट हिसाब से 10% है। अब इसके बाद आप समझ लो 326.24 के बदले हम उनको उनका जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो है 300 लाख का, मतलब 300 लाख का चीज़ का वैल्यू दे रहे हैं 326.24। तो हम लोग को यहाँ पे फिर चेंज करना है, हम लोग को यहाँ पर फिर से चेंज करना है। इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। हम लोग क्या करेंगे? 326.24 होगा और वैल्यू ऑफ शेयर्स प्री मर्जर क्या था? प्री मर्जर वैल्यू ऑफ शेयर्स था 300, तो ये 300 लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 26.24। ठीक है, ये आ रहा है 26.24। समझ में आया आपको? तो एक तरफ से आ रहा है 26.24, दूसरा आ रहा है फिर 40। तो एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। पहले पूछा बेनिफिट ऑफ दिस एक्विजिशन, यही क्लियर नहीं है कि क्या होगा बेनिफिट। तो इस तरह का जब ग्रोथ रेट चेंज करने का बात हो रहा है, तो बेनिफिट मीन्स बेनिफिट ड्यू टू चेंज इन ग्रोथ रेट। तो बेनिफिट ड्यू टू चेंज इन ग्रोथ रेट यहाँ पे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बेनिफिट इज ड्यू टू चेंज इन ग्रोथ रेट, चेंज इन ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट करंट में जो है उसके हिसाब से वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 15, बट अपना नया ग्रोथ रेट के हिसाब से वैल्यू क्या बनेगा ये कैसे पता चले? तो उसके लिए के निकालना पड़ेगा। के निकालने के लिए अब 1 को यूज़ करे कि 1.07 को यूज़ करे, ये एक बड़ा समस्या है। तो यहीं पे पूरा सॉल्यूशन, अगर आप सबका राइट भी फ्लो में चल रहा हो तो पता चला मार्क्स नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि चेक करने वाला तो नंबर मिलाएगा ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पूरा गड़बड़ा देगा। तो इसलिए सम थोड़ा सा डेंजरस सम हो गया। तो के अगर 13.67 है तब आपका मैच करा। अब उससे आपने फिर से वैल्यू निकाला, नया वैल्यू जब निकालेंगे तो 1.08 नया ग्रोथ रेट लेके निकालेंगे, तो वो 19.05 आया। तो अब दोनों का टोटल कर लो, 15 का चीज़ 19.05 हो रहा है, इंटू 20 लाख कर लो तो 81 लाख का बेनिफिट आ रहा है। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू डोडोन लिमिटेड क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू डोडोन लिमिटेड, जब 17 रुपया पर शेयर दे रहे हैं तो 17 रुपया दे रहे हैं 15 रुपया के बदले, तो 2 रुपये इंटू 20 40। और जब शेयर्स दे रहे हैं तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ बोडोन लिमिटेड ओल्ड शेयर होल्डर्स का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ओल्ड शेयर होल्डर्स को 6.67 लाख दिया जा रहा है, अब उसका मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शनेट बेसिस में कंबाइंड मार्केट वैल्यू से निकाल के लाना पड़ेगा। और फिर बदले में 300 लाख का है तो 26.24 आ गया, राइट। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8A। ये अगेन SPM का पार्ट है। कई बार मैंने बोला था ना क्वेश्चन 8 का एक पार्ट SPM का आ जाता है। तो इसमें कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया, विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो आप इंटरमीडिएट में भी सीखे हुए हैं।
तो जिसमें 4 कस्टमर है, यूनिट्स सोल्ड, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्राइस डिस्काउंट दिया हुआ है, और फिर नंबर ऑफ ऑर्डर, सेल्स विजिट, नंबर ऑफ डिलीवरी, सेटअप, इंस्पेक्शन, किलोमीटर ट्रैवल्ड फॉर डिलीवरीज, नंबर ऑफ एक्सपीडिटेड डिलीवरीज, ये सब दिया हुआ है। फिर परचेज ऑर्डर, सेल्स विजिट, डिलीवरी, सेटअप, टोटल डिलीवरी कॉस्ट फॉर किलोमीटर ट्रैवल्ड और एक्सपीडिटेड डिलीवरी कॉस्ट दिया हुआ है। तो सबका अपना अपना कॉस्ट ड्राइवर है। जैसे परचेज ऑर्डर का देखो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स है, सेल्स विजिट का नंबर ऑफ सेल्स विजिट है, तो उस रेशियो में ये चारों कस्टमर में बढ़ जाएगा। डिलीवरीज का नंबर ऑफ डिलीवरीज है, इंस्पेक्शन का नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, सेटअप एंड इंस्पेक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो टोटल डिलीवरी कॉस्ट फॉर किलोमीटर ट्रैवल्ड फॉर डिलीवरी दिया हुआ है 650, 1560, 2600, तो ये किलोमीटर ट्रैवल्ड के रेशियो में बढ़ जाएगा। फिर एक्सपीडिटेड डिलीवरी कॉस्ट दिया हुआ तो एक्सपीडिटेड डिलीवरीज के रेशियो में बढ़ जाएगा। फिर क्या करना है, यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड रैंक द कस्टमर्स in terms of total profitability and comment on possibility of increasing profitability using the analysis। तो ये कमेंट करना ही मेन है, और वो कैसे होगा आपको बताना पड़ेगा कि इस सब का ड्राइवर का वैल्यू को कम किया जाए कैसे। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कब कम होगा, जब कस्टमर ज़्यादा क्वांटिटी पर ऑर्डर करेगा। नंबर ऑफ सेल्स विजिट कब कम होगा, जब सेल्स रूट ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा या फिर कोई ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम बनाया जाएगा। नंबर ऑफ डिलीवरीज कब कम होगा, जब कस्टमर ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर लेगा तो अपने आप नंबर ऑफ डिलीवरीज कम हो जाएंगे, राइट। सेटअप एंड इंस्पेक्शन कैसे कम हो सकता है, जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई री इंजीनियरिंग करेंगे, नया इनोवेटिव मेथड खोजेंगे। किलोमीटर्स ट्रैवल्ड फॉर डिलीवरी क्या होगा, किलोमीटर्स ट्रैवल्ड फॉर डिलीवरी आपका जो भी है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप देखेंगे कि कस्टमर का आदमी हम लोग से आके ले जाए। वैसे अपने आप मन से ओपिनियंस बना के लिखने हैं। एक्सपीडिटेड डिलीवरीज, कस्टमर को प्लानिंग में हेल्प करना पड़ेगा कि वो एक्सपीडिटेड डिलीवरीज हमसे नहीं करवाए। सो यहाँ पर आप देखें सब कॉस्ट ड्राइवर से हम लोग रेट्स निकाल लिए हैं, और सिंपल है। यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान देने का था, कई बार ऐसा होता है किलोमीटर ट्रैवल्ड पर डिलीवरी दिया हुआ होता है, यहाँ तो फॉर डिलीवरी लिख दिया, पर डिलीवरी नहीं लिखा है, और ये वैल्यू भी टोटल में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं तो किलोमीटर ट्रैवल्ड पर डिलीवरी दिया होता तो इनटू नंबर ऑफ डिलीवरीज करना पड़ता, वो सब यहाँ पे करना नहीं पड़ा। रेट आ गया और रेट से आपने कॉस्ट को डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू में डिस्काउंट दिखा दिया और टोटल रेवेन्यू निकाल कर कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट पर यूनिट निकाला। तो यहाँ पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में आपको रैंक करने बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिटेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, रैंक करना इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। तो टोटल के हिसाब से किसका रैंक 1 है, देखो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हम इससे कमा रहे हैं, सेकंड में हम इससे कमा रहे हैं, थर्ड में इससे कमा रहे हैं, फोर्थ में इससे कमा रहे हैं। और उसके बाद कमेंट लिखना है, डिस्काउंट पॉलिसी रिव्यू करिए, एक्सपीडिटेड डिलीवरीज को कंट्रोल करिए, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन करिए, ठीक है। फोकस ऑन डी स्टाइल कस्टमर्स, मतलब कस्टमर डी जो है वो लोवेस्ट टोटल वॉल्यूम हम लोगों से ले रहा है बट हैव द क्लीनेस्ट प्रोफाइल, नो डिस्काउंट, नो एक्सपीडिटेड फीस। वो हमसे ना डिस्काउंट लिया ना हमसे एक्सपीडिटेड डिलीवरी कराया, तो डी टाइप ऑफ कस्टमर हम लोगों का फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो अब कमेंट का वेरिएशन हो सकता है, कमेंट लिखने में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉपी पेस्ट कमेंट लिखने हैं, कमेंट आप अलग टाइप का भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ भी मैचिंग पॉइंट्स होगा तो आपको मार्क्स मिल जाना चाहिए। अब लास्ट जो क्वेश्चन है ये अगेन मर्जर का ही क्वेश्चन है, और इसमें एनपीवी निकालना है। आपको कैश फ्लो दिया हुआ है और बोल रहा है ऑफर दिया है हमने कंपनी को खरीदने का 1 करोड़, और उसके बाद डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है। तो बस सिंपल एनपीवी निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द प्रपोजल ऑफ एक्विजिशन ऑफ डी कंपनी एंड ऑल्सो रिकमेंड वेदर शुड बी एक्वायर्ड और नॉट। तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि एनपीवी निकालना है, ठीक है। तो आपको डेटा देख के समझ में आना चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है, तो एनपीवी निकालना है ना। तो एनपीवी निकाला हमने और देखा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो ये ब्रैकेट में लिख दिया, बट आप ये मत सोचना नेगेटिव है। पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रपोजल इज़ वायबल, कंपनी शुड बी एक्वायर्ड। तो इसके साथ ये डिस्कशन ख़त्म हुआ कि एसपीएम बीवी का पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन क्या है। हर बार एग्ज़ाम में कुछ न कुछ 1-2 नया चीज़ आएगा, वो कहाँ पे आएगा किसी को नहीं मालूम है, और वो आपका सिलेक्शन को हिला सकता है, वो आपका सारा प्रिपरेशन को हिला सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप
जो भी क्वेश्चन को चुनते हैं बस उसमें ये मत सोचिए कि आप कभी 100% कर पाएँ, ज़रूरी नहीं है। जितना आए उतना ही कर पाइए, उतना भी चलेगा। और फंस जाए तो उसमें ज़्यादा उलझिए मत, जितना टाइम अलाउड है उस क्वेश्चन का उतना ही दीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए। ये एक स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कहाँ पे फंसता है, उसमें अगर आप पहले से थोड़ा सा पास पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि इस बार इस क्वेश्चन में फंसा है, इस बार इस क्वेश्चन में फंसा है। तो आपको पता चल जाता है कि आपको अपना प्रिपरेशन किस हिसाब से सजाना है, जिससे कि आप अगर कभी फंसे तो कैसे निकलेंगे। तो अल्टीमेटली देखिए क्या होता है, फंस ही गए तो जितना टाइम अलाउड है उतना ही देना है। दूसरा होता है फंसे ही नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना पड़ता है कि हमको ये अजीब लग रहा है, हम ये नहीं करेंगे। और तीसरा होता है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है कि जिससे कि हम कम से कम फंसे। तो वो कैसे होता है कि आप जो चैप्टर्स छोड़ते हैं ना उसको कम कर दीजिए। अगर आप सब चीज़ पढ़ के जाते हैं तो चांसेस होता है कि आपको जो फंसने वाला क्वेश्चन है वो सिलेक्शन में छोड़ने का मौका मिल जाता है। बट फिर भी इंसान कोई भी क्वेश्चन में फंस सकता है। तो स्ट्रेटजी वही है कि जितना टाइम अलाउड है उतना ही टाइम दीजिए और ज़्यादा टाइम मत दीजिए, निकल जाइए जल्दी से। जितना दूर तक कर पाए उतना ही दूर तक करिए। अननेसेसरी ईगो पे मत लीजिए कि मैं इसको सॉल्व करके निकलूंगा ही। और इन सब के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ खाली ये वीडियो देखने से नहीं होगा। प्रैक्टिस का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अपने पूरे जितने भी एग्ज़ाम हुए आज तक सबके पेपर अब 3-3 घंटे बैठ के देने हैं। सिर्फ वही देने से नहीं होगा, एग्जैक्टली 3 घंटा बैठ कर प्रॉपर एग्ज़ाम देना है। इसी के लिए एसजेसी आप लोग के लिए कराता रहता है मॉक टेस्ट संग्राम, जो कि हर एग्ज़ाम के पहले 2 महीना पहले होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए, जिसमें आप बिना आंसर के क्वेश्चन खाली देखकर आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं और सामने में कैमरा के बैठ के देख रहे हैं, या फिर यदि आप सिंसियर हैं तो आप मतलब हमें बाद में भी पेपर भेज सकते हैं तो हम चेक करके आपको देंगे। तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप क्या फंसे थे और क्यों फंसे थे। तो ये एग्ज़ाम का जो गेम है ना वो यहीं पर है, चाहे जितना ही अच्छा से आप पढ़ लें, बट अगर आप एग्ज़ाम पेपर में जाके फंस जा रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने माइंडसेट ऑफ एग्ज़ाम रेडी नहीं किया। तो माइंडसेट कब रेडी होगा, जब आपको पता चल जाएगा कि हम फंसे ही नहीं, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है इसलिए हम इससे दूर रहें, या हम फंस गए तो हम जल्दी से भैया साइड हो जाएं, हम इससे पंगा ना लें क्योंकि वो आपको डुबाने आया है। ठीक है, समझ ले। कुछ क्वेश्चन ऐसा आया, वो बोला आ जा बेटा आ जा आ जा, बोलता हम तो डूबेंगे सनम, और भी क्वेश्चन को लेके डूबेंगे। ऐसा आपके साथ ना हो, इस चीज़ का सावधानी रखें। तो ये पेपर सॉल्व करके मेरे को तो बड़ा मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा। अब आप अपने से एक बार और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस को फिर से लिख लीजिए, इवन थ्योरी भी पॉइंट्स याद करके एक बार जॉट डाउन कर लीजिए। समरी नोट्स नहीं बनाया है तो बनाना शुरू कर दीजिए, इट विल हेल्प यू, राइट। अब ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन इस बार आ गए तो अगला बार नहीं आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। रिपीट भी होता है 20-25% पेपर। और ये भी मत सोचिएगा कि ये वाला तो आने ही वाला है इसलिए इसको अच्छे से करना है। एग्ज़ाम में कुछ और नया भी आ सकता है जो मैं भी नहीं जानता, तो कुछ भी हो सकता है। बट एनीवे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हम लोग यूट्यूब पे ज़रूर लाएंगे सुपर 50 क्वेश्चंस, जिसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, जिससे एक एज आपको और नेक्स्ट लेवल पे मिलेगा, राइट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, टेक केयर, लव यू।